बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूं। नाज़रीन, 7 दिसंबर है, हफ्ते का दिन है और शाम के अंदर लड़ाई मजीद शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। जहां पर एक तरफ तो शामी जंगजू पेशकदमी करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ शामी वजीर दिफा की जानिब से एक बड़ा दावा किया गया है और कहा गया है कि इस वक्त रूस के साथ मिलकर जो शामी फोर्सेस की जानिब से हमला किया गया और रूसी फिजाया की जानिब से जो बमबारी की गई है, उसमें जो 2500 जंगजू हैं वो मारे गए हैं। और ये ऑपरेशन कैसे उन्होंने लॉन्च किया है, जो कि पेशकदमी करते हुए आगे बढ़ते हुए वो होम्स की तरफ और फिर दमिश्क की तरफ जाने की जो एक पूरी की पूरी प्लानिंग तरतीब दी गई थी। लेकिन इसके साथ साथ जब यहां पर बमबारी की गई है तो इस वक्त इजराइल जो है वो भी जंग के अंदर कूद पड़ा है और उसकी जानिब से मुआहदा तोड़ दिया गया है और मुआहदा तोड़ने के बाद उसकी जानिब से भी हमले जो है वो शुरू कर दिए गए। गुज़श्ता रोज मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि जो हिजबुल्लाह के एलीट कमांडोज हैं वो जनाबे वाला वो यहां पर शाम के अंदर दाखिल हो चुके हैं और अभी कंफर्म रिपोर्ट से आ रही है कि 2000 के करीब जो जंगजू हैं वो शाम के अंदर दाखिल हुए और जो ही वो शाम के अंदर दाखिल हुए तो पीछे से इजराइल की जानिब से लेबनान के ऊपर हमला कर दिया गया है। तो ये बेसिकली एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी डिजाइन की गई थी कि कैसे लेबनान को घेरना है और वहां पर जो शाम के अंदर एक मुहाज उसी दिन खोला गया जहां पर जब जंगबंदी का ऐलान हुआ और बाकायदा तौर पर इसराइल और लेबनान के दरमियान जिस दिन जंगबंदी हुई उसी दिन शाम के अंदर ये लड़ाई शुरू हो गई और ये सप्लाई लाइन जो वहां पर हिजबुल्लाह को मिल रही थी वो जनाबे वाला मुकम्मल तौर पर काटने का प्लान था। लेकिन अब इसको लेकर एक तरफ जब उनके कमांडोज यहां पर उतरे, उधर ऊपर हमला हो गया। ये एक ऐसा हमला था जो कि हिजबुल्लाह को दबोचने के लिए, लेबनान को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने के लिए यह हमला किया गया, जो कि इस खतरनाक कह लें कि प्लानिंग जो है उसको रिवील कर रहा है और एक खतरनाक मंसूबा जो है वो पकड़ा गया। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो शामी जो हुकूमती एजेंसी है उसकी जानिब से रिपोर्ट किया गया और अस्करी ज़राए ने यह कंफर्म किया, बताया कि शामी जंगजुओं से मुंसलिक कुछ स्लीपर सेल्स हैं जो अपने मीडिया चैनल्स के ऊपर दमिश्क के जो दही इलाके हैं और दीगर जो गवर्नरेट्स हैं उनके इलाकों के चौकों और गलियों से कुछ वीडियो जो हैं वो जारी कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इसके ऊपर भी कब्जा कर लिया है। और ये दावा जो है वो एक जाहिर सी बात है, पूरी की पूरी दुनिया में जब वो वीडियोस फैलेंगी तो अवाम के अंदर एक क्यास क्रिएट होगा। तो ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ अफरा तफरी फैलाने का जो है वो एक जरिया है, ये मकसद ही सिर्फ ये है और शहरियों के दरमियान और उन्हें खौफजदा करने का ये प्लान है। लेकिन ऐसी इतलात जो है वो सामने आ रही है कि जो अस्करियत पसंद वस्ती दमिश्क से सिर्फ 5 किलोमीटर और बशारुल असद के सदारत महल से 6.5 किलोमीटर दूर दराया के मकाम के ऊपर ये शामी जंगजू पहुंच चुके हैं। ये कल से इतलात जो है वो सामने आ रही थी और इन्हीं वीडियो क्लिप्स के थ्रू ये सामने आ रही थी। लेकिन अब जो शाम की वजारत दिफा है उसकी जानिब से ये कंफर्म किया गया, उसने कहा कि इन इतलात की हम तरदीद करते हैं और उन्होंने इसको दुश्मन का प्रोपेगेंडा जो है वो करार दिया है। ये मतलब ये पहलू है शामी वजारत दिफा का। लेकिन शामी वजारत दिफा की जानिब से ही कंफर्म किया गया और कहा गया, द सीरियन आर्म्ड फोर्सेस विद द सपोर्ट ऑफ रशियन एरोस्पेस फोर्सेस eliminated 2,500 terrorists over the past week, the Syrian State Broadcasting Agency reports। मतलब उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि जो शामी फौजें हैं उनकी जानिब से यहां पर शाम के साथ मिलकर जो रूस ने हमला किया और रूसी अफवाज की मदद के साथ उन्होंने ये फिजाई हमला किया और फिजाई हमले में 2500 ये जो जंगजू हैं वो यहां पर मारे गए और ये बाकायदा तौर पर जो वजारत दिफा की जानिब से रिपोर्ट किया गया, सीरियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी की जानिब से ये कंफर्म किया गया। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि दमिश्क के अंदर हमारे कुछ दोस्त हैं, उनसे जब हमने राब्ता किया तो वहां वो जो कह रहे हैं वो बड़ा हैरान हुए हैं। वो कहते हैं कि वो खौफजदा हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होता है। क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने के ऊपर फरार होने के बाद बहुत सारे बेघर लोग हैं और खास तौर पर यहां पर जो एचटीएस हमले की तवक्को में होम्स से बेघर होने वालों के लिए बहुत कम इमदाद है और ये एहसास है कि शाम के खिलाफ तमाम कुव्वतें तुर्की और इसके साथ साथ जो दीगर अमेरिका, इसराइल वगैरह इस पूरे के पूरे माहौल के अंदर वो एक प्लानिंग तरतीब दे रहे हैं और मज़ाहमती महवर पर इसके कमजोर तरीन लम्हात के अंदर जो एक हमला जो है वो करने के लिए अपनी अफवाज में शामिल होंगे। और पिछले साल गजा के अंदर होने वाली जो नस्ल कुशी है
जो लेबनान में तबाही, और फिर रूस यूक्रेन के अंदर उलझा हुआ, ये एक पूरे का पूरा मंजरनामा है। लेकिन ये सब कुछ जबकि अमेरिकी पाबंदियों और फिर खराब हुक्मरानी ने शामी रियासत और इसके बाकी इदारों के पास जो बचा था उसे भी खोखला करके रख दिया है, और हर कोई आने वाले तारीख दिनों से डर रहा है। लेकिन इजरायली जारहियत इस वक्त उरूज के ऊपर है, और हमा और हलब से इनखला की शायद ये सबसे अहम वजह है। क्यों? क्योंकि इजरायली हमले का बहुत इम्कान है कि वो एक बड़ा हमला जो है वो करने जा रहा है, और शाम के अंदर वो कूदेगा, और उसका मकसद जमीन के ऊपर कब्जा करना और इसे बफर जोन का नाम देना है। लेकिन जो सहूनी रियासत है उससे ज्यादा कुछ उसे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि शामी फौज जो है वो इस वक्त यूं कह ले कि जो शामी जंगजुओं से लड़ते हुए अपने मसाइल को खुद खत्म कर देगी। फिर भला वहां क्या मुकाबला होगा, किसके साथ मुकाबला होगा, ये तो बिला मुकाबला जमीन जो है वो हथिया लेंगे। लेकिन अब जो शामी फौज है उसने 7 अक्टूबर के बाद जो गोलान के मुहाज के करीब इजाफी जो अफरादी कुव्वत है उसको तैनात किया, वो शाम पर इंसानी ताकत खर्च करने के मुतामिल नहीं हो सकते। इसलिए इजराइल शाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और बागी महज एक खलफशार है। ये बागी क्योंकि ऑफ कोर्स जिस तरह से वो रिबेलियंस का नाम दे रहे हैं, पहले इनको जो है वो कह रहे थे कि ये जनाब अभी हालात की नजाकत को देखते हुए, मामलात को देखते हुए पहले दहशतगर्द कहा जा रहा था। फिर जोलानी को उसने इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। आपके सामने है, मैंने पिछले व्लॉग में भी यही बात की थी। मैंने आपको यही कहा था कि बेसिकली पहले ये मुसलमानों को दहशतगर्द करार दे रहे हैं, अब जब उनका दिल कर रहा है अब वो क्या कह रहे हैं, ऑपोजिशन लीडर या फिर रिबेलियंस जो या बागी जो मर्जी, मतलब अब वो ठीक हो गए। पहले वो उनके खिलाफ थे तो वो दहशतगर्द थे। लेकिन हैरानी की बात है कि ये पूरी की पूरी प्लानिंग है, और यही खतरा है जिसके लिए शामी फौज को अपने मसाइल को बरकरार रखना चाहिए। और इसलिए अब जो शाम का वजूद है वो जाहिर है कि टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। 3 पहले हिस्से बन चुके हैं, मजीद जो है वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शाम में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हुआ उसने बहुत से लोगों को सदमे में डाल रखा है, और शामी फौज चंद ही दिनों के अंदर इतना इलाका वापस कैसे लेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे जैसे जंग की धुन छटती है तो तस्वीर वाज़ेह होती जाती है। इसको समझने का पहला कदम यह है कि शामी फौज को हलब हमा से पसपाई का हुक्म दिया गया था, और फिर फौजी नहीं भागे, ना ही किसी किस्म की कोई बगावत हुई, बल्कि जो जंगजू थे वो उन्होंने शिकस्त भी नहीं दी। क्योंकि शिकस्त तब होती है जब लड़ाई होती है, लड़ाई हुई नहीं, वहां पर वो इनखला करते गए, पीछे हटते गए, क्योंकि उन्होंने इनसे पहले किसी जगह पर वो लड़ाई हुई नहीं और जमीन उन्होंने उनको सौंप दी। अब ये जो गट रेंचिंग किस्म का फैसला हुआ, ये क्यों करना पड़ा? इसके लिए 3 बेसिकली मेजर रीजंस हैं, ये समझना बड़ा जरूरी है। देखें, एक हैरत अंगेज हमला जो कि दुश्मन को तेजी से मगलूब करने के लिए मुर्तकिज कुव्वत का इस्तेमाल करता है, जिसका शामी फौज को सामना था। और एक बार जब रेबेलियन जंगजू जो हैं और वो जो शामी जंगजू हैं उनके लश्करों ने M4 हाईवे की खिलाफ वर्जी की, तो शहर को अफरा तफरी के अंदर, क्योस के अंदर रखने की कोशिश शहरियों और फौजों दोनों के दरमियान बड़े पैमाने के ऊपर जाने नुकसान का बायस बनती। फिर जो ब्लिट्स क्रैक है, ब्लिट्स क्रैक बेसिकली क्या होता है? ब्लिट्स क्रैक होता है कि जहां पर आप अचानक से हमला करते हैं, एक सरप्राइज अटैक करते हैं और अगले को घेर के रख देते हैं। और ब्लिट्स क्रैक को शिकस्त देने के लिए आपको 3 मेजर पॉइंट्स के ऊपर, मेजर जो मामलात हैं और कह लें कि इन इशारियों के ऊपर काम करना पड़ता है। यहां पर पहला तो यह था कि पलट कर हमला करना होगा और दुश्मन को ज्यादा फैलाने के लिए यहां तक कि वो इस मकाम पर पहुंच जाए जहां उनके पास धकेलते रहने के लिए काफी वसाइल ना हो, और हमस के अंदर इस मकाम तक पहुंचा जा रहा है। फिर नंबर 2 जो वहां पर एयर आपकी सुपीरियरिटी है, वो फिजाई बर्तरी वो होनी चाहिए। शामी जंगजुओं के काफिलों को शहरों के अंदर लड़ने के बजाय हवा से शाहराहों पर बमबारी करना उनके लिए बहुत आसान है, और इस तरह ये एक पूरी की पूरी प्लानिंग तरतीब देते हैं। नंबर 3, अगर ज्यादा पुरजोश दुश्मन बहुत आगे चला गया है तो उन्हें आसानी से काबिल इंतजाम पॉकेट से अलग करना होगा और किया जा सकता है। और इस हिकमत अमली का एक हिस्सा उस वक्त देखा जा सकता है जब रूस ने हमा से हमस की तरफ जाने वाले जो पुल है रास्तन को उसको उड़ा के रख दिया। पुल जो है उनको बमबारी करके खुद उड़ा दिया कि यहां पर जो किसी किस्म का वो अंदर एंट्रेंस ना दे सके। लेकिन जो अफरादी कुव्वत है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और अफरादी कुव्वत, क्या आपने मुशाहिदा किया कि पसपाई के दौरान शामी फौज की ज्यादा हलाकतें नहीं हुई हैं, बल्कि वो ये नुकता है कि इंसानी ताकत का तहफ़्फ़ुज़ जो है तकरीबन 20 मिलियन शामी आबादी है, इससे भी बल्कि कम आबादी का ये मुल्क है। और जो भर्ती करने वालों का इतना बड़ा तालाब जो वहां पर नहीं है। और क्यों? उसकी रीजन यह 13 साल की जंग लड़ने के बाद
तादाद जो है वो खत्म हो चुकी है। इसराइल के साथ हिजबुल्लाह की जंग और यूक्रेन के साथ रूस की जंग ने अफरादी कुव्वत को उसकी कमी के अंदर इजाफा किया और इस तरह फौजियों की जानों को भी नुकसान पहुंचाए। और अगर लामहदूद तुर्क और वस्ती एशियाई लश्करों से हलब के ऊपर कब्जा करने की कोशिश में बड़ी तादाद जाया हो जाती तो दमिश्क बाद में क्या बहुत जल्द जो है वो जवाल पसीर हो जाता और ये सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन इस सर्द मौसम के अंदर जिस्म अपने बुनियादी दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए खारजियों से खून को दूर करता है और शाम को जो कवर देना है उसको बरकरार रखने के लिए अपनी इंसानी ताकत को मजबूत करना था। लेकिन यहां पर जो शामी फौज है वो मुतादिद मुहाजों के ऊपर जंग लड़ रही है और शुमाल से तुर्क फौज, मशरिक में अमरीकी, जनूब में अमरीकी और तकफीरी और आखिर के अंदर इसराइल है जो अगले नुक्ते के ऊपर लाता है और वहां से हमले जो है वो शुरू कर देता है। आप अंदाजा करें कि अभी ये मामला जो है वो बना ही है कि उधर से हिजबुल्लाह के जो वहां पे जंगजू हैं वो दाखिल होते हैं और उनके जो ही खबर ये सामने आती है कि वहां से वो 2000 का इनके जंगजू एलीट फोर्सेस के इनके लोग शामिल हुए हैं तो पीछे से वो हमला कर देता है। और ये एक चेंज जो है उन्होंने पहले ही वहां पर बमबारी करके उस इलाके की जो एक राब्ता था वो मुनक़ता करने की कोशिश की है। तो ये नेक्स्ट फेज के अंदर मामला जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहां पर कब्जा शाम के अंदर हुकूमत जो है यकीनी तौर पर जिस तरह के हालात बन रहे हैं बशार अल असद जो है वो सस्टेन नहीं कर सकता है, ये सबको नजर आ रहा है क्योंकि वहां पे बहुत क्लोज वहां पर पहुंच चुके हैं शामी फोर्सेस। पीछे हटती हटती यहां तक पहुंच गए कि 2 शहर आखिरी रह चुके हैं और अगर वो भी फॉल कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि हालात यकसर तब्दील हो जाएंगे। शामी वजारत दिफा की जानिब से कहा गया कि जनूबी इलाके में काम करने वाली जो हमारी मुसल्लह अफवाज हैं उनके यूनिट्स फौजी मंसूबों और अहकामात के मुताबिक दोबारा से तैनाती और दोबारा जो इनकी प्लानिंग है वो तरतीब देंगे और ये तमाम हरकत और मुशाहिदात फितरी हैं और मुसल्लह अफवाज के काम के दायरे में आते हैं जिसका फायदा दुश्मन हल्के शहरियों में अफवाहें फैलाने की कोशिश से कर रहे हैं। लेकिन अभी एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर पब्लिश हुआ, इंटरनेशनली वो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे जो है वो एक जुलानी का इंटरव्यू है और वो किस तरह से वो सारा कुछ बता रहा है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, बला 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 बहुत सी बातें। उसने यहां तक कह दिया कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसने कहा सीरियन रेबेल कमांडर urges Israel to support uprising strike Iran backed forces। मतलब उसने कहा कि मदद के लिए पुकारा किसको, इसराइल को, कि आप हमारी मदद करें, हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ये पूरे का पूरा आर्टिकल है और उसमें उन्होंने कहा कि हम आपके साथ अमन चाहते हैं, हमारी हुकूमत आती है तो हमारे जो है वो आपके साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। बल्कि ये जो ईरान है, ये जो दूसरी जानिब इराक है या फिर जो लिबनान है, ये वहां पर जो लोग हैं या फिर जंगजू हैं वो आपके खिलाफ जा रहे हैं, हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और एक नया सफर जो है वो शुरू करना चाहते हैं और आपकी सपोर्ट जो है हमें दरकार है। जिसके बाद हमले जो है वो शुरू हुए। जो ही इधर हमला होता है वहां पे लिबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ऊपर हमला हो जाता है और वहां पर स्ट्राइक, एक तगड़ी स्ट्राइक जो है वो की जाती है। ये पूरे का पूरा सिनेरियो जो कि इस मंजरनामे को तब्दील कर रहा है। मुझे हैरानी इस बात की है कि यही चीज हमारे मुसलमानों को समझ नहीं आ रही। इस चीज से कता नजर होकर कि किस मकतबा फिक्र से आपका ताल्लुक है, सिर्फ एक मुसलमान होकर जब आप सोचेंगे, मुझे इतना मालूम है कि जो भी अमेरिका इसराइल का साथ देगा, यकीनी तौर पर वो इस वक्त मुस्लिम उम्मा के अंदर ये जो आपके सामने एक पैमाना है कि सही और गलत का, वो यकीनी तौर पर गलत साइड पे जाएगा। वो हक बजानब उस वक्त तो नहीं हो सकता है क्योंकि अगर फलस्तीन की बात करें, जो फलस्तीन के अंदर हो रहा है, इसका मतलब है आपको अगर उसका साथ देते हैं तो वो फिर जस्टिफाएबल है। अगर तो आप उसके खिलाफ है तो समझ आ रही है कि नहीं ये मामला कुछ हो रहा है। तो इस वजह से ये हालात खुलकर सामने आ रहे हैं कि कौन किसके साथ है और किस तरह से कौन किस आलमी ताकतों का, साम्राज्यिक कुव्वतों का आलाकार जो है वो बना हुआ है। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके सामने रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।